और जब पहली बार स्टेज पे गया तो ऐसा लगा कि यार मैं बना ही इसके लिए हूँ। सही है। और 2014 से लेके आज 2023 है, 8-9 साल हो गए हैं, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह ताला ने डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, स्कूल में लोग मुझे एंकर के नाम से बुलाते हैं, हालांकि मैं कोई टीवी पे नहीं आता, लेकिन स्टिल वो एक चीज़ मेरे लिए वजह शोहरत बन गई। मैंने इंजीनियरिंग को भी फॉलो किया, मैंने अपने पैशन को भी फॉलो किया। मैं आसमान से नहीं उतरा, या आप आसमान से नहीं उतरे। आप भी माशाल्लाह इंजीनियरिंग के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल, नाते, सब कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं ना। कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए कि जो आपको आपके करियर के अंदर और ओवरऑल एज ए ह्यूमन बीइंग आपको बड़ी मोटिवेशन दे। मैंने पहले दिन से अपना माइंडसेट बनाया हुआ था कि मुझे एनईडी में जाना है। शुरू से कराची वालों का होता है ना यार, एनईडी में इंजीनियरिंग कर रहा है तो बस ये कुछ कोई तीर ही है, ये फ्लाइट ही है। तो मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे एनईडी में जाना है। मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी लोगों से और फ़ख्र भी है इस चीज़ पे कि मैं एनईडियन हूँ। होता है दुख, मैं भी डीमोटिवेट होता हूँ, मैं भी हिम्मत हार जाता हूँ, बहुत हिम्मत हार जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे यकीन आता है कि यार जो चुभने वाली बातें हैं उनको ही अगर मैं अपने लिए हौसले का बाइस बनाऊँ तो क्या ही बात है यार। वो बड़ी अच्छी मिसाल है, मेरी दादी कहती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, दादी कहती थी कि मरीज़ की आधी बीमारी उस वक्त दूर हो जाती है जब डॉक्टर तमीज़ से उससे उसका मर्ज़ पूछ लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादी कहती थी कि मैं आधी उस वक्त ठीक हो जाती थी जब डॉक्टर कहता था माँ जी कैसी हैं, तबीयत ठीक है? अरे आप तो ठीक लग रही हैं बिल्कुल, आपको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बीपी शीपी आई हुआ है, आप नॉर्मल हो जाएंगी। सही कह रहे हैं। आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज या आपका लोगों के साथ रवैया डिटरमाइन करता है कि आपका ब्रॉटअप कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदरुल आरफीन और आप देख रहे हैं इल्म की आशा पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, केमिकल इंजीनियर, डिबेटर, लोग इन्हें एंकर भी कहते हैं और करंटली कैट्रोनोवा नोवाटेक्स के अंदर ये एज अ ट्रेनी प्रोसेस इंजीनियर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद नन अदर देन अब्दुल राफे सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, और ये पॉडकास्ट मेरा बहुत ही, आप कह लें, मेरे दिल से मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको अपने साथ यहाँ पर पा रहा हूँ एज अ मेहमान, एज अ गेस्ट। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि माशाअल्लाह आप इस मकाम तक पहुँचे, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस मकाम तक कब और कैसे पहुँचे? अपनी लाइफ स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मैं वाकई तुम्हारी पॉडकास्ट का फ़ैन हूँ। तुम जितना स्ट्रगल करते हो, जितनी मेहनत करते हो, जिस लगन के साथ काम करते हो, तो ये चीज़ एक ऐसी, मैं समझता हूँ एक ऐसा दिया है कि जिसको तुमने जला दिया है, और ये इसकी रोशनी से कई सारे लोग मुस्तफ़ीद और फैज़याब होते रहेंगे। सर, आपकी मोहब्बत। तो जहाँ तक करियर के स्टार्ट का ताल्लुक़ है, तो मेरा करियर बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ स्कूल से लेके एनईडी तक, यूनिवर्सिटी तक। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो शुरू से ही एक पढ़ाई में, बाकी सारी चीज़ों में एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। हर साल पोजीशन आती थी, क्लास में फ़र्स्ट आना, सेकंड आना, माशाल्लाह। मतलब एक होता है ना कि एक स्टूडेंट को एक चार्म मिल रहा होता है, एक स्टार चाइल्ड वाला। जी जी जी। तो वो चार्म मुझे मिल रहा था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट करती थी वो थी मेरा मोरल, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा वीक था मेरे करियर के स्टार्ट में। ज़ाहिर है एक शाइनेस होती है बच्चों के अंदर, तो वो शाइनेस मुझ में थी, और मेरे पेरेंट्स को समझ आ रहा था कि बच्चे के अंदर शाइनेस है, बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज़ है, लेकिन जब स्टेज पे परफॉर्म करने की बारी आती है, किसी फंक्शन में पार्ट लेने की बारी आती है, किसी स्पीच में पार्ट लेने की बारी आती है, तो ये तो घबरा जाता है, ये तो स्टेज पे जाते ही इसकी तो हालत टाइट हो जाती है। तो मेरे साथ ये स्ट्रगलिंग फ़ेज़ रहा थोड़ा सा, तकरीबन 2007-8 तक। 2001 की मेरी पैदाइश है, 2007-8 तक मैं स्ट्रगल करता रहा स्कूल में। अच्छा। फिर उसके बाद वो एक होता है ना कि आप अपने आप से एक सवाल करते हैं कि यार राफ़े, तुम सारी ज़िंदगी स्टेज के ऊपर लोगों को सुनते रहोगे या कभी ख़ुद भी जाके बोलोगे और लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे? सही कह रहे हैं। तो वो एक ऐसा इमोशन था जिसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया व्हेन आई वाज इन क्लास 5। सही। तो मेरी जो पहली स्पीच थी जो मैंने अपने स्कूल में जाकर की थी, तो वो क्लास 5 में ही की थी। जब डाइस पे गया था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। अच्छा। और मेरी टीचर मुझे कह रही थी कि तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत बुरे तरीके से हार गया था उस कंपटीशन में। सही। तो क्लास 6 और क्लास 7 में भी मैंने किसी स्पीच डिबेट कंपटीशन में 2 साल तक हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। क्योंकि 2 साल तक एक डीमोटिवेशन थी कि यार मैं पहले स्टेज पे गया था, घबरा गया था। तो अब
जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर मेरे करियर में टर्निंग पॉइंट आया 2014 में। अच्छा। व्हेन आई वाज इन क्लास 8। सही। आप भी उस कंपटीशन में फर्स्ट आए थे प्राइमरी से। जी। और मैंने सेकेंडरी सेक्शन में क्लास 8 में मैं था, तो मैंने पहला स्पीच एंड डिबेट कंपटीशन अपना जीता था। सही। पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी अभी। सही। तो वो कुछ इस तरीके से था कि मैं जब पहली बार स्टेज पे गया और जब जाके मैंने स्पीच की, तो मुझे लगा कि शायद मैं बना ही इसके लिए हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये फ़ील आई, ये वाइब आई स्टेज पे जाके, शायद अल्लाह ने मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट रखा है जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी के 12-13 साल ना एक्सप्लोर नहीं किया। और जब पहली बार स्टेज पे गया तो ऐसा लगा कि यार मैं बना ही इसके लिए हूँ। सही कह रहे हो। और 2014 से लेकर आज 2023 है, 8-9 साल हो गए हैं, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह ताला ने डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, स्कूल में लोग मुझे एंकर के नाम से बुलाते हैं, हालांकि मैं कोई टीवी पे नहीं आता, लेकिन स्टिल वो एक चीज़ मेरे लिए वजह शोहरत बन गई। तो वो इसीलिए बन गई कि मेरा पैशन था और मैंने अपने पैशन को परसू किया। अगर मैं अपने पैशन को परसू ना करता तो शायद अभी आपके साथ इंटरव्यू में भी ना बैठा होता। बहुत आपकी नवाजिश के आप आए यहाँ पर। सर, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप माशाल्लाह से कामयाबी के जीने दिन ब दिन तय करते जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स अभी करंटली मैट्रिक, इंटर, एफएससी वगैरह में हैं, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स उनके लिए आप देंगे? देखें, ख़ास तौर पे मैंने अपने टाइम पे ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बच्चों को ग्रेड्स और इन चीज़ों की तरफ बड़ा माइल करता है। और इसमें मैं कोई बात शुगर कोटेड नहीं करूँगा कि यार मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने भी नंबर्स के लिए और मैंने भी ग्रेड्स के लिए मेहनत की थी ऑनेस्टली। किसी को भी न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ मोशन की, किसी को भी वो इसलिए कोई नहीं पढ़ता कि यार मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करूँगा। वो पास होने के लिए फिज़िक्स के पेपर में सब पढ़ते हैं। तो इस तरह का माइंडसेट हमारे लोगों का है। बच्चों का भी यही माइंडसेट शुरू से बिल्डअप किया जाता है कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि मतलब जिसकी परसेंटेज कम आई तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जिसकी परसेंटेज कम आई, क्या पता वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हो, जो बात है। जिसकी परसेंटेज कम आई क्या पता वो ड्राइंग बड़ी अच्छी करता हो, पेंटिंग अच्छी करता हो, गाना अच्छा गाता हो, सिंगिंग अच्छी करता हो, नाते पढ़ता हो। कोई ऐसा उसके अंदर टैलेंट हो जिसको आप उसकी जीपीए या उसके मार्क्स या परसेंटेज से कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरी खुशकिस्मती इस मामले में ये रही कि मेरे एकेडमिक्स में भी मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मार्क्स हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते थे। और फिर अल्लाह ताला ने मेरे पैशन की वजह से भी मेरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक मुझे एक प्रमोशन दी, लोगों के सामने के एक मकाम दिया कि यार ये आदमी वीडियोस बनाता है या लोगों में बोलता है, आकर बात करता है। इस चीज़ ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो आजकल पढ़ रहे हैं उनको अपने पैशन को एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब किसी को, अल्लाह ने इंसान के माइंड को बड़ा डाइवर्सिफाई बनाया है, एक वक्त में 2 काम भी कर सकते हैं। मैंने इंजीनियरिंग को भी फॉलो किया, मैंने अपने पैशन को भी फॉलो किया। मैं आसमान से नहीं उतरा या आप आसमान से नहीं उतरे। आप भी माशाल्लाह इंजीनियरिंग के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल, नाते, सब कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं ना जी। करने को तो अल्लाह ताला ने इंसान के माइंड को बड़ा डाइवर्सिफाई तरीके से, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम। तो मेरा स्टूडेंट्स को यही मशवरा होगा कि आप लोग अपने पैशन को हंट करें, अपने पैशन को तलाश करें। आप स्टडी तो करें, इंजीनियरिंग करें, परसू करें, बिल्कुल अच्छी बात है, जॉब भी करें, बिजनेस साइड पे जाएं, जो आपका मूड है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी पकड़ें जो आपका पैशन है। मतलब मेरा कहने का मुराद ये है सारी की सारी कि मेरे लिए जो चीज़ मेरा पैशन थी वो न्यूज़ थी, करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ना, टेलीविज़न देखना, न्यूज़ देखना, स्पोर्ट्स की साइड पे भी इंटरेस्ट था। तो मैं इन्हीं चीज़ों को देखता रहता था फारिग टाइम में। अपनी हॉबीज़ मेरी यही होती थी। तो कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए कि जो आपको आपके करियर के अंदर और ओवरऑल एज ए ह्यूमन बीइंग आपको बड़ी मोटिवेशन दे। किसी को सॉफ्टवेयर्स का शौक़ है तो वो एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सीख ले। कोई स्पीच अच्छी करता है, बोलता अच्छा है तो मैस कम्युनिकेशन कर ले, या कोई कोर्स कर ले एंकरिंग का, मीडिया का, कोई भी XYZ। किसी को गिटारिस्ट बनने का भी लोगों को शौक़ होता है, तो ये भी आजकल एक ट्रेंड है ना, लोग वो भी करते हैं। फिर इसके अलावा आजकल फ्रीलांसिंग, अमेज़ॉन और उसके साथ साथ डिफरेंट फाइवर वगैरह पे भी लोग अपनी फ्रीलांसिंग करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग। मतलब कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए स्टडी के साथ साथ कि जो चीज़ आपको ज़िंदा रखे, आपके पौधे को पानी देती रहे, ताकि आप एक दरख्त बन जाएँ। सही सर, बहुत प्यारी गुफ्तगू की आपने। सर, यहाँ पर आपने एक बात मेंशन की कि अपने पैशन को हमें हंट करना है, पैशन फाइंड आउट करना है, हमारा पैशन है क्या। तो जैसा आपने बताया कि आपका पैशन था मीडिया की तरफ आने का या करंट अफेयर्स की तरफ उसकी ज़्यादा नॉलेज देने का, तो आपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को हासिल करने के लिए क्या किया? देखें, करंट अफेयर्स की नॉलेज हासिल करने के लिए मुझे सबसे पहले तो एक बात
बिल्कुल जो कहते हैं ना नर्सरी जो मेरी थी, जी जी। वो था कि मुझे अखबार पढ़ना है। न्यूज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, लेकिन मैंने बिल्डअप किया। अच्छा। हादसाती तौर पे नहीं किया या कोई प्लान करके नहीं किया, बस एक दिल से वाई कि मुझे करना है। सही। दिल चाहता था कि यार मैं टीवी देखूं, एंकर्स को देखूं। अभी हाल ही में मेरी शाहज़ेब खानज़ादा से भी मुलाकात हुई थी। बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, और जियो में मैं गया था। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने अपने पैशन को हंट किया, और पैशन को हंट करने के बाद करंट अफेयर्स को हासिल करने के लिए, उसको नॉलेज को गेट करने के लिए मैं अखबारात पढ़ता था, टीवी चैनल्स पे टॉक शोज़ देखता था। मेरे मोबाइल पे ऐप्स अभी भी न्यूज़ चैनल्स की हैं, मैं फारिग टाइम में वही कर रहा होता हूँ। तो इस तरीके से अपनी नॉलेज को बिल्डअप करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने तौर पे मैं एक एक कतरा डालता रहूँ, ताकि कल को अल्लाह ताला को मैं ये जवाब दे सकूँ, अल्लाह मैंने मेहनत की थी दुनिया में। अगर मैं एंकर बना या नहीं बना, या मुझे उस मेहनत का सिला मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने मेहनत की थी। आप गवाह रहिएगा कि मैंने मेहनत की थी, सिला भी मिलेगा। और सिला तो अल्लाह ताला की ज़ात तो वो ज़ात है, किसी का उधार नहीं रखती, गारंटीड बात है। आपने मेहनत की है, चाहे वो इंजीनियरिंग में की है, मेडिकल में की है, एंकरिंग के लिए की है, किसी भी XYZ चीज़ के लिए की है, आपने अच्छी नीयत के साथ और अच्छे जज्बे के साथ मेहनत की है। मैं अब्दुर्राफ़िक़ सरफराज ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला आपको उसका रिटर्न देंगे। सही कह रहे हैं। आपने मेहनत की है, जल्द या बदेर अल्लाह ताला ने उसका आपको ऐसा आउटपुट देना है, आप खुद शौक हो जाएंगे कि यार वो जो कहते हैं ना, सपने में भी नहीं सोचा था, ख्वाब में भी नहीं सोच रहा कि इतनी इज्जत मिल जाएगी, इतना सब कुछ मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला रास्ते आसान करते हैं। सही। सर, तीसरे सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मेरा तीसरा सवाल ये कि NED तक का सफ़र आपका, मैं कहता हूँ एक खुशगवार सफ़र था, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, तो ज़रा इस सफ़र पे तो रोशनी डालें। यार NED तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था सेकंड ईयर के बाद, तो मेरे दोस्त आप समझ रहे हैं मैंने किस अंदाज़ में जी जी। तो जब मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था FSC, तो मेरे दोस्तों में ना एक काफ़ी खलबली सी मच गई थी। अच्छा। कोई कह रहा था किसी कोचिंग सेंटर में जाके ECAT की तैयारी करते हैं, कोई कहता है कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं। मैं भी एक कोचिंग सेंटर गया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम 50,000 रुपये लेंगे, और गारंटी देंगे कि आपका NED में एडमिशन हो जाएगा। सही। तो मैंने कहा आप अपने 50,000 अपने पास रखें, मैं खुद तैयारी कर लूँगा। अच्छा, माशाल्लाह। फिर ये हुआ कि मेरे जो इंटरमीडिएट की बुक्स थी, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा। और एक बुक थी जो उर्दू बाज़ार में मिली थी मुझे, NED के पास पेपर्स की। मैंने उनको सॉल्व किया। यूट्यूब के ऊपर कई सारे ऐसे लोग थे, मुझे चैनल्स के नाम अब एग्जैक्टली नहीं याद। यूट्यूब पे आप वो टॉपिक सर्च करें, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स में हो गई, फिज़िक्स के लॉज वगैरह हो गए, थ्योरेटिकल चीज़ें हो गई, इंग्लिश की कॉम्प्रहेंशन हो गई, उनकी प्रैक्टिस मैं करता था NED के टेस्ट के लिए। अब तो फॉर्मेट बदल गया है टेस्ट का, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, गेस हमारे टाइम पे पेपर पे था। तो मैंने उसी तरीके से तैयारी की, पास पेपर्स को सॉल्व किया। मुझे याद है मैंने दिन बांटा होता था कि मतलब रमज़ान का महीना था, वर्ल्ड कप चल रहा था 2019 में, तो मैंने जून, जुलाई, मई 3 महीने ना, मतलब आज भी मेरे पास मेरा रजिस्टर है, और आज भी वो बुक मैंने रखी हुई है। आपने भी उससे तैयारी की थी। और फिर एक बुक आती थी NED के पास पेपर्स की, मॉक टेस्ट की, वो टेस्ट भी दिया था, उस बुक से भी तैयारी की थी। तो मैं समझता हूँ मैंने किसी कोचिंग जाकर या किसी टीचर को पकड़कर कभी भी, मैं समझता हूँ कि मैंने शॉर्टकट नहीं कोई तलाश किया, ख़ुद मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद मेरिट पे NED तक पहुँचा। माशाल्लाह। तो आप यंगस्टर्स को भी, जो अभी पढ़ रहे हैं, FSC के अंदर हैं, और जो भी इंशाल्लाह NED वगैरह में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो आप उनको यही मशवरा देंगे कि मेहनत खुद से करनी है, किसी कोचिंग सेंटर वगैरह, किसी इदारे वगैरह के उसके ऊपर मुनहसर नहीं करना। इदारों में जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स आपकी जो नशोनुमा करते हैं वो आप खुद नहीं कर पाते। खुद से मेहनत करना ऐसे ही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपका कोई कोच नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है आपको गाइड करने वाला। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जाना चाहिए कोचिंग सेंटर्स भी, आप वहाँ भी जाएं, तालीम हासिल करें, अपने पैशन को परसू करें। अगर आपने एक टारगेट सेट करें कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, नस्ट में जाना है, फास्ट में जाना है, GIK में जाना है, प्यास में जाना है, मुल्क से बाहर जाना है, कोई एक यूनिवर्सिटी टारगेट कर लें, और फिर अपनी सारी कोशिश, सारी एफर्ट लगाएं उस एक यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने के लिए। मैंने पहले दिन से अपना माइंडसेट बनाया हुआ था कि मुझे NED में जाना है। शुरू से कराची वालों का होता है ना, यार NED में इंजीनियरिंग कर रहा है तो बस ये कुछ कोई तीर ही है, ये फ्लाइट ही है। तो मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे NED में जाना है। मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी लोगों से, और फ़ख्र भी है इस चीज़ पे कि मैं NED हूँ। तो मैंने NED को टारगेट किया हुआ था कि मैंने NED में जाना ही जाना है।
और मेरे फादर ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया था कि यार तुम केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ स्विच कर लेना, इन दोनों फील्ड्स में से कोई एक फील्ड ऑप्ट कर लेना। तो मेरा पर्सनली जो इंटरेस्ट था वो केमिकल और प्रोसेस इंजीनियरिंग में था, एंकरिंग की साइड पे भी था, लेकिन इंजीनियरिंग में एक होता है ना, दिल चाह रहा होता है कि यार ये चला ही जाऊँ मैं इस रास्ते पे। तो ये था, मैंने एनईडी के टेस्ट की भी तैयारी इसी माइंडसेट से की थी कि मुझे एनईडी में जाना है। और मज़े की बात आपको बताऊं, एनईडी के टेस्ट से पहले मैंने दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था और मैं फेल हो गया था उसमें। 100 में से मेरे 32 मार्क्स थे। और एक हफ्ते बाद एनईडी का टेस्ट था, एक हफ्ते या 10 दिन बाद। सर आपने फिर कितनी मेहनत की? वो 10 दिन तो मैंने कहा हराम है हर चीज़ मुझ पे, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो उन 10 दिनों में बड़ी मेहनत की फिर, और 6 सितंबर 2019 को जुम्मे के दिन एनईडी का टेस्ट था और बस मैं टेस्ट दे के आया हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी है जुम्मे की, तो आंसर कीज़ आ गई थी सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे, और जब मैंने वो कार्बन कॉपी के पेपर पे अपने आंसर मैच किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 85-86 आंसर्स ठीक थे। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि यार माशाल्लाह एनईडी में एडमिशन हो गया और केमिकल इंजीनियरिंग में भी इंशाल्लाह डिग्री मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगा। तो बस मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ मेहनत करें लगन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत देख रहा है। आप लोगों के साथ अच्छा करें, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है आप उसके साथ भी अच्छा करें। किसी ने आपके साथ बुरा किया, पढ़ाई में होता है ना लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते कि यार मैं इसकी हेल्प कर दूंगा तो ये आगे ना निकल जाए, आगे ना बढ़ जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, लोगों के लिए काम आने का एक ज़रिया बना और अल्लाह ताला ने रास्ते आसान कर दिए। सही। सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे ये कि फ्रेश इंजीनियर्स जो हैं, अभी जो पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब हंटिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे? देखें, जॉब तो एक ऐसी चीज़ है, हम लोग यही सुनते हैं ना कि रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने आपका तय किया हुआ है। तो जो दाना पानी आपका लिखा हुआ है ना, वहाँ आपने पहुँचना है। उसके लिए आपको एक स्ट्रगल करनी है। सही कह रहे हैं। उस टाइम पीरियड को आपने गुजारना है, फिर आप जाकर उस स्टेज पे आएंगे कि अल्लाह आपको जॉब दे देंगे, अल्लाह ताला की ज़ात। अपनी बात करूं तो मैंने ऑनेस्टली, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं बात कह रहा हूं, मैंने 80-90 कंपनीज़ में अपनी सीवीज़ भेजी थी। अच्छा। आपकी वोकेबलरी या आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि पाकिस्तान में पेंट की इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एडिबल ऑयल की कौन कौन सी हैं, रिफाइनरीज कौन सी हैं, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कौन सी कंपनीज़ हैं, हाँ, फार्मा सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज़ हैं, फूड सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज़ हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, उनकी वेबसाइट्स पर जाना होता है, लिंक्डइन पे उस कंपनी के HR या उस कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को रीच करना होता है, बात करनी होती है। कोई जानने वाला हो तो उससे ये बात करनी पड़ती है कि यार मेरी CV अगर आप काइंडली HR तक पहुंचा दें। इसमें कोई शर्म या इसमें कोई आर की बात नहीं है। आप किसी को अगर एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप क्रेडिबल आदमी हैं, आप में टैलेंट है, तो आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। तो जॉब की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि एक पेशेंस वाला मरहला है, आपको बड़ा सब्र करना पड़ता है। मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तकरीबन 4-5 महीने वेट किया, सब्र किया इस साल, और फिर बिलाखिर 16 अक्टूबर 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मंडे का दिन था, याद है मुझे, गैट्रोनोवा गनी एंड तैयब ग्रुप की एक सब्सिडरी है नोवाटेक्स लिमिटेड, जहाँ पे मैं करंटली एज अ प्रोसेस इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो वहाँ मुझे फिर नौकरी की ऑफ़र आई और मैंने उसे कबूल किया। अच्छा सैलरी पैकेज, अच्छा इदारा, सीखने का बड़ा अच्छा मौका है यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले के अंदर, क्योंकि जब इस कंपनी का टेस्ट हो रहा था, 14 जुलाई का दिन था, जुम्मे का, तो हमारे डिपार्टमेंट में एनईडी में एक फ़ंक्शन था, बारबेक्यू नाइट थी। अच्छा। तो मैं उसकी तैयारियों में था, तो मेरे दोस्त होते हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र में, मुबीन साहब, आप जानते होंगे। तो मुबीन ने मुझे कहा कि यार तुम जाकर टेस्ट तो दो, बाकी नसीब की बात है, अगर तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ तो तुम पहुँच जाओगे। तो मैंने इस कंपनी का गैट्रोनोवा का टेस्ट दिया। टेस्ट में इत्तेफाक से अच्छे नंबर आ गए। 1 महीने बाद मुझे कॉल पे कहा गया HR की तरफ से कि यार आपका टेस्ट अच्छा हुआ है, फला तारीख को सितंबर में आपको हमारे हेड ऑफिस आना है, आपका इंटरव्यू है। अच्छा। तो मैं हेड ऑफिस गया। हेड ऑफिस सर कहाँ था? इनका हेड ऑफिस है PC होटल के पास। अच्छा। फिर तो मैं हेड ऑफिस गया, मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, मेरे साथ इतने सारे लोग थे, मेरे बैचमेट्स, तो एक थोड़ी टेंशन भी बिल्डअप हुई कि यार पूरे ग्रुप के साथ मुकाबला है मेरा। एक होता है ना हेल्दी कंपटीशन। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने काफ़ी रास्ते आसान किए और इंटरव्यू अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर फाइनली मुझे विदिन 10 to 15 डेज़ ये ख़बर मिल गई कि मेरी जॉब हो चुकी है वहाँ पे, और 2 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत अच्छा इदारा है, सीखने का बहुत कुछ है, और लोग बड़ा सपोर्ट करने वाले, एक अच्छा फैमिली कल्चर है। सही।
मेरी दुआ है सर अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे और इसी तरीके से आप कामरानी और कामयाबी के जीने चढ़ते रहें। सर यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अक्सर जैसा आपने जिक्र किया कि हमें लगे रहना है, मेहनत करनी है और जॉब हंटिंग करनी है, वोकैबुलरी अच्छी करनी है और सर्च आउट करना है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और किन किन को हम रीच आउट कर सकते हैं और अच्छे अंदाज में रीच आउट करना है। साथ में सर मैं यहाँ एक क्वेश्चन ऐड ऑन करूंगा, वो ये कि सर जब यहाँ पर हम जब सर्च आउट करें तो अक्सर ये होता है बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसको कैसे कूप अप किया है? देखें, डीमोटिवेशन का सारा ताल्लुक आपके माइंडसेट से है। सही। अगर हम अपना नज़रिया बदल लें तो चुभने वाली चीज़ें हमें हौसला देती हैं। क्या बात है। नज़रिया बदल लें, माइंडसेट बदल लें बिल्कुल कि यार अगर मेरी जॉब नहीं लग रही तो क्या पता इसमें अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी है। सही है। मैंने 4-5 महीने सब्र किया, 5 महीने इक्वल टू अगर 30 दिन भी महीने में लगाएं आप एवरेज तो 150 दिन बनते हैं। 150 दिन 150 रातें मैंने इस टेंशन में गुजारी कि यार पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी जॉब और कैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि शुरू से मैंने आपको बताया ना कि कॉलेज अच्छा, स्कूल अच्छा, यूनिवर्सिटी अच्छी, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था मुझ पर। जॉब भी चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, और जॉब भी चाहिए और अच्छे इदारे में चाहिए। तो थोड़ा सा लेट हुआ ये, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरी रखी हुई थी। तो इंसान को, मैं वही वाली बात है, इंसान को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इंसान को डीमोटिवेट इसलिए भी नहीं होना चाहिए एज अ मुस्लिम भी कि आपका जब कनेक्शन अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ जाता है ना, तो फिर मैंने जैसे पहले कहा वो ज़ात किसी का उधार नहीं रखती। अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करती है कि वो अल्लाह की ज़ात चाह ही नहीं सकती कि कुछ खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो कि जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। सही है। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, नमाज में दुआएं करना अपने लिए, तहज्जुद को पक्का करना और अल्लाह ताला से हलाल रिज़्क़ की दुआ करना। हम खुद अपने लिए पेरेंट्स के थ्रू दुआ करवाएं, लोगों के साथ अच्छा करें। आपको नहीं पता किसकी दुआ आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। तो मैं इस मामले में काफ़ी लकी रहा हूँ। मेरी एक आदत थी यूनिवर्सिटी में भी, मैं नोट्स वगैरह, आज भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, खुशी होती है लोगों को। पास पेपर्स मैं भेज रहा होता हूँ या नोट्स वगैरह भेज रहा होता हूँ। होता है लोगों की एक नेचर होती है यार हम क्यों किसी की मदद करें। या एक होता है ना, एक हिस्स होती है लोगों की कि यार बेहिसी करें क्या कहना छोड़े बाकियों। हाँ, तो मैंने तो यही कोशिश की कि हमेशा लोगों की हेल्प की जाए। आज भी मैं जॉब के साथ भी कोई कभी कहे ना कि यार पास पेपर भेज दें या नोट्स भेज दें, तो मैं कहता हूँ कि आपको मिल जाएगी वो चीज़। आपने जिस बंदे से रब्ता किया है वो ऑथेंटिक आदमी है। तो मैं लोगों की हेल्प करता रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना भी क्रेडिट दें या लोग ना भी माने कि यार इसने हमारी मदद की है, अल्लाह देख रहा है, लेकिन और उसका जो मतलब निज़ाम अदल है, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं। तो आपने किसी के साथ अच्छा किया है ना, उसकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में उसकी ग्रूमिंग के लिए, तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसका रिटर्न आपको देंगे। बहुत प्यारी बात की आपने। सर मेरा आपसे सवाल है कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको कामयाबी दी, मकाम से नवाजा, इज़्ज़तों से नवाजा, तो आप अपनी इस कामयाबी को किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? बदर, कहना आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। सही है। मैं अपनी इस कामयाबी को अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा। माशाल्लाह। मैं समझता हूँ वालिदैन जो होते हैं ना, वालिदैन वो इंसान की नशोनुमा की पहली सीढ़ी होता है। सही है। आपकी ग्रोथ में, आपकी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करने में जिनका किरदार होता है वो आपके वालिदैन होते हैं, फिर आपके दादी दादा, फैमिली वाले, नंबर 3 पर आपके असातिज़ा। मतलब बिल्कुल एक बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके सबसे पहले उसके वालिदैन उसका ख्याल रखते हैं। रिश्तेदार, दादी, नानी, चचा, फुप्पो, सब लोग उससे प्यार मोहब्बत देते हैं। फिर वो 2-3 साल का होता है तो वो स्कूल जाता है। बिल्कुल। फिर उसको अटेंशन, उसकी जो जितनी भी ग्रूमिंग होती है वो उसके टीचर्स करते हैं। हाँ। मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब इंसान हूँ। आप और मैं इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी वालदा ने हम लोगों के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे याद है मेरी वालदा जितना उन्होंने मेरे लिए एफर्ट किया, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे टॉप पे लाने के लिए, मुझे हमेशा, मतलब उनकी हमेशा यही विश होती थी कि उनका बच्चा हमेशा सुरखुरू रहे। हर वालिदैन की कोशिश होती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने अमली तौर पे स्ट्रगल की। मेरी अम्मी, मुझे याद है मैं बचपन में टॉम एंड जेरी जब देख रहा होता था तो मैं पढ़ता नहीं था, तो मेरी अम्मी टॉम एंड जेरी लगा के, मेरा एक टेबल चेयर होता था उस पर फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाकर और फुल प्लेट वगैरह सजाकर मुझे देती थी और मैं वो खाता रहा। फिर उसके बाद मैं पढ़ता था। और मेरे अब्बू बड़ा मतलब मुझे सपोर्ट करते थे, स्पाइडरमैन और इस तरह के खिलौने विलौने ला कर देते थे कि यार ये पढ़ता रहे किसी तरह। जब भी अच्छा रिजल्ट आता था बचपन में,
आज तक ऐसा होता है कि अब्बू उसी दिन रिजल्ट वाले दिन फिर हमें लेके जाते थे, हम लोग नाश्ता अच्छा करते थे, फिर रात में डिनर पे भी जाते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया यार, और मैं समझता हूँ वालदा का तो इतना बड़ा किरदार रहा है कि उन्होंने अपनी शादियां, जो लोगों के फंक्शंस थे वो भी मिस किए। अच्छा। इसलिए कि यार राफे का कल पेपर है, या इसलिए कि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। मेरा एग्जाम होता था सोशल स्टडीज का, तो उससे एक दिन पहले मेरी वालदा पूरा मॉक टेस्ट लेती थी मेरा, कि 71 की जंग में क्या हुआ, फलाने में क्या हुआ, उर्दू का बाकायदा इमला, डिक्टेशन, सारी चीजें वही मतलब मुझे गाइड करती थी। मैंने सारी जिंदगी ट्यूशन नहीं पढ़ा, क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली। मैट्रिक में आके मैंने एक ट्यूटर से, होम ट्यूटर से पढ़ा था, और इंटर में भी मैं प्राइवेट कॉलेज में था, तो सिर्फ होम ट्यूशन ही 1 घंटा पढ़ता था हार्डली, और खुद ही मेहनत करता था। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद फिर 2 से 8 ग्रुप स्टडी। लेकिन जो मेरी बेस बनानी थी ना, जिस तरह एक बिल्डिंग होती है, आपने उसकी बुनियादें अच्छी बना दी, उसके बाद आपने उस बिल्डिंग के अंदर जो कलर करना है करें, जो सोफे अपने ड्राइंग रूम में रखने हैं रखें। असल चीज़ है फ्लैट का स्ट्रक्चर बनाना। सही है। मेरी वालदा ने, मेरे वाले साहब ने मेरे फ्लैट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया अच्छे से, खिड़कियां, दरवाजे, हर चीज लगा कर देती कि पुत्र अब ये तुम्हारा फ्लैट है, अब इसमें जिस तरीके से तुमने रंग भरना है भरो। फिर टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया, टीचर्स ने बड़ा साथ दिया। स्कूल के टीचर्स इतना मोटिवेट करते थे, हर कंपटीशन, हर प्रेजेंटेशन, हर फंक्शन में कौन स्पीच करेगा, राफे, कौन होस्टिंग करेगा, राफे। हत्ता के यूनिवर्सिटी लेवल तक, अभी बज़्म कैमीज जो लास्ट ईयर हुई थी, जी, तो हमेशा यूनिवर्सिटी में लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, टीचर्स ने। मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के बाद टीचर्स को। ये 2 हस्तियाँ ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ, मैं सबको यही बात डेडिकेट करूँगा, सबको यही बात समझाना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। मतलब मुझे याद है, जब भी मैं अपने वाले साहब की टांगे दबाता हूँ, थके हुए होते हैं, सर में उनके मसाज कर देता हूँ या ऑयल डाल देता हूँ, तो वो दुआ देते हैं मुझे दिल से। वो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरे एनईडी में एडमिशन नहीं हुआ था, मुझे एक ही दुआ दे देते, यार तुम्हारा अल्लाह करे एनईडी में हो जाए। हमारे नाना जब हयात थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत फरमाए, दादी जब हयात थी, वो लोग एक ही दुआ देते थे कि यार तुमने एनईडी की ख्वाहिश की है, अल्लाह करे तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो जाए। तो मैं समझता हूँ दुआएं ऐसे जब हम बुजुर्गों से लेते हैं तो अल्लाह ताला बहुत रास्ते आसान कर देते हैं। सही फरमाया। और नो डाउट इसका क्रेडिट मेरी वालदा को और मेरे फादर को जाता है। मेरे फादर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, मेरे फादर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मतलब कोई कंपटीशन होता था, अब्बू कहते थे पार्ट लो, हिस्सा लो, जितना खर्चा है मैं दूंगा, तुम हिस्सा लो उसके अंदर जाके। कोई स्पीच होती थी, कोई कंपटीशन होता था, तो अब्बू मेरी हेल्प करते थे स्पीच लिखवाने में। और उनकी वोकेबलरी उर्दू कितनी अच्छी है, वो खुद भी टीचर भी हैं और काफ़ी प्रोफेशनल आदमी है हमारे वाले साहब। तो उनका खुद का, उनके पास ना अल्फाज का ज़ख़ीरा है, तो वो इतनी अच्छी स्पीचेस लिखवाते थे कि मैं एजुकेटर्स जो हमारा स्कूल है, मैं रीजनल लेवल तक गया, ऑल कराची 2 बार जीता मैं। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट मतलब उसको ग्रूम करना और उसको एक हीरे की शक्ल देना, मेरे वालिदैन ने मुझे उस तरह से ना ग्रूम किया, मेरी नशोनुमा की। तो सारा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। और वो कहते हैं ना, आपने सारा केक अच्छा बना लिया, ऊपर से चेरी की टॉपिंग, तो वो टॉपिंग हमारे टीचर्स ने कर दी, सपोर्ट करके। मेहनत जो हमने की, दोस्त यारों की सपोर्ट इतनी थी। तो मैं समझता हूँ डेडिकेट अपनी सक्सेस अगर मैं करना चाहूँ तो नो डाउट मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और जो लोग मुझसे लेके वाबस्ता हैं, सबको डेडिकेट करता हूँ। सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि यूनिवर्सिटी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपको कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करने को मिली होंगी, क्या डिफिकल्टीज थी और कैसे वो अप किया? यार बदर साहब, बात ये सारी की सारी, आपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, हर तरह की लाइफ का आपने जिक्र किया। बचपन से लेके अब तक 2003-04 में मैंने होश संभाला था, स्कूल के टाइम से लेके जॉब लेवल तक। मैं समझता हूँ एक जो मैंने लोगों में एक अलमिया देखा है, जो इंसान थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, पटरी से हटके सोचता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ये हमारी कौम की एक नेचर है। सही कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही। आप अगर यूनिक बंदे हो ना, तो लोग मतलब 100 में से 80 बंदा आपकी तारीफ़ें करेगा, 15-20 लोग आपको वैसे ही बुरा भला कहेंगे आपके उस काम के। अबे यार ये तो फालतू काम कर रहा है। मतलब मुझे आज भी ये सुनने को मिलता है कि यार तुम एंकर बनना चाहते हो, अबे वो तो 2 नंबर लोग होते हैं यार। यूनिवर्सिटी के अंदर कितना लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और हत्ता के डीमोटिवेशन भी होती थी। स्कूल के अंदर लोग मजाक उड़ाते थे कि यार तुम किस चक्कर में पड़ गए हो। टीचर्स मेरे कहते थे स्कूल के, एक टीचर थे, वो उन्होंने मुझे कहा था कि यार, मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था, मैं एक स्पीच की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, उन्होंने बोला तुम प्रैक्टिस के लिए जाओ,
लेकिन मेरी एक प्रेडिक्शन है, तुम मैथ्स के पेपर में खुदा न खास्ता फेल अगर होते हो तो मेरे पास रोते हुए मत आना। तो उस वक्त तो मुझे बड़ा खौफ आया कि यार इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, लेकिन फिर मैंने अपने पैशन को छोड़ा नहीं। मैंने स्पीच की प्रैक्टिस भी की, कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया और फिर पढ़ाई में दुगनी मेहनत की। और वो मैं ही था जिसने फिर मैट्रिक में मैथ्स के पेपर में 99 मार्क्स स्कोर किए थे बोर्ड में। तो जब मेरी मार्कशीट आई थी 99 लिखा हुआ आया था, मैंने कहा यार उन्होंने तो कहा था फेल हो जाऊंगा, लेकिन 99 मार्क्स आ गए। लेकिन वही बात है, कॉलेज के टीचर्स और यूनिवर्सिटी के टीचर्स बहुत अच्छे मिले। यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया, हमारी जो सोसाइटी आई की, जी मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर तो इतना सपोर्ट करते थे। सर साजिद साहब, फ़हीम साहब, तकवी साहब हमेशा गाइड करते थे। सर शहजाद जो सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड हमें गाइड करते हैं काफ़ी, उन्होंने भी हमारे साथ कोलैबोरेट करके काफ़ी इवेंट्स करवाए। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, सर अहमदुल्ला, सर रिजवान, उन्होंने सपोर्ट किया बड़ा। सर तारिक साहब हमेशा मुझे जब भी मिलते हैं तो कहते हैं यार तुम ये डिपार्टमेंट से चले गए, अपने भाई को अपनी जगह छोड़ के चले गए। तो हमेशा यही होता है, टीचर्स ने डिपार्टमेंट के केमिकल डिपार्टमेंट में बड़ा सपोर्ट किया और अल्लाह ताला उन सब टीचर्स को सलामत रखे। इसी तरह वो लोग ये सफ़र जिस पे वो गामज़न है, इसी टीचिंग के सफ़र से गामज़न है और लोगों का फ़ायदा करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है तो मैं ख़ुद ही कॉप अप करता था उससे, और मैं ख़ुद ही उस टेंशन के फेस से और ट्रॉमा के फेस से बाहर आता था, क्योंकि मेरा ये अकीदा था, ये ईमान था, और वो अकीदा ये था कि मेरे साथ अल्लाह है। आपको यकीन होना कि यार आपने मेहनत की है, फिर लोगों की बातें आप पे ज़्यादा फ़र्क नहीं करती, असर नहीं डालती। होता है दुख, मैं भी डीमोटिवेट होता हूँ, मैं भी हिम्मत हार जाता हूँ, बहुत हिम्मत हार जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे यकीन आता है कि यार जो चुभने वाली बातें हैं उनको ही अगर मैं अपने लिए हौसले का बाइस बना लूँ तो क्या ही बात है यार। माइंडसेट बदलने की बात है ना। सही बात है। अगर हम ये नज़रिया रखें कि यार फलाना मुझ पे तंज कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है, या मेरे पैशन की वजह से या मेरे टैलेंट की वजह से या मेरी स्किल्स की वजह से मुझे बेइज्जत कर रहा है, या तानाजनी कर रहा है या मेरी टांग खींच रहा है, तो उसी चीज़ को अगर मैं नुक्ता आगाज़ समझूँ अपनी कामयाबी का, तो माइंडसेट ही चेंज हो जाए ना। सोच ही आपने अपनी बदल ली, आपने बोला नज़रिया ही मैंने अपना तब्दील कर दिया, आइडियोलॉजी बदल ली। पाकिस्तान किस बुनियाद पे आपने हासिल किया? आइडियोलॉजी की बुनियाद पे हासिल किया, टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे, नज़रिया। तो मैं समझता हूँ आप नज़रिया बदल लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की सर, बहुत शुक्रिया आपका, हमने कीमती वक्त भी लिया। सर आखिर के अंदर कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स दें हमारे यंग जनरेशन को, हमारी यूथ को। लोगों के साथ हमेशा अच्छा करें। सही। आप यकीन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ के किसी स्टाफ के बंदे को, जो सफाई वाले हैं या जो टीचर्स को या बाकी लोगों को, पियोन वगैरह हैं या खादिम हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप किसी की हेल्प कर दें, वैसे लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ जाएं। यार वो बड़ी अच्छी मिसाल है, मेरी दादी कहती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, दादी कहती थी कि मरीज़ की आधी बीमारी उस वक्त दूर हो जाती है जब डॉक्टर तमीज़ से उससे उसका मर्ज़ पूछ लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादी कहती थी मैं आधी उस वक्त ठीक हो जाती थी जब डॉक्टर कहता था माँ जी कैसी हैं, तबीयत ठीक है? अरे आप तो ठीक लग रही हैं बिल्कुल, आपको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बीपी शीपी आई हुआ है, आप नॉर्मल हो जाएंगी। सही कह रहे हो। तो आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज या आपका लोगों के साथ रवैया डिटरमाइन करता है कि आपका ब्रॉटअप कैसा है। मेरे वालिदैन ने, अम्मी ने, अब्बू ने, आप भी गवाह इस बात के, हमेशा ऐसी तरबियत की कि यार कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। सही कह रहे हैं। बुरे से मुराद कभी किसी का हक नहीं मारना, किसी को बेइज्जत नहीं करना, किसी को जलील नहीं करना। मजाक मस्ती मस्खरी अपनी जगह, तंज व मज़ा भी अपनी जगह, लेकिन किसी को इंटेंशनली इस नीयत से नुकसान नहीं पहुंचाना कि यार ये मेरे रास्ते की रुकावट है। तो मैं समझता हूँ कि हमें लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। और अशफाक अहमद की बात पे मैं इख्तिताम करूँगा, आप जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसकी फरावानी शुरू कर दें। रिस्क चाहिए, देना शुरू कर दें। क्या बात। इज़्ज़त चाहिए, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। बहुत प्यारी। अच्छी शोहरत चाहिए, लोगों को लोगों में अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। क्या बात। मेरी नेचर है, मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं यार ये चमचा है, ऐसा है वैसा है, सुनने को मिलता है इस तरह की बातें, लेकिन यार मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही, तो वहाँ के कुक कभी अच्छा सा खाना बना के लाते हैं ना, सर्व करते हैं वेटर, तो मैं उनकी बड़ी तारीफ़ कहता हूँ यार आपने आज बिरयानी बड़ी अच्छी बनाई है। उस बंदे का ना चेहरा ही खिल जाता है। कहता है यार आप जिस तरह तारीफ़ करते हो खुदा की कसम कोई नहीं करता। तो मेरे दोस्त यार हंसी मजाक में मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि अबे तुम खा तो लो पहले, खाने से पहले ही तुमने तारीफ़ कर दी।
तो मैंने कहा यार उसकी खुशबू सूंघ के मुझे ऐसा लगा बिरयानी अच्छी बनी हुई है, उसका हौसला बढ़ गया, उसकी उम्मीद बढ़ गई। आपके अल्फाज, मैं ये समझता हूँ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी ज़बान से जो निकलने वाला सेंटेंस है वो सामने वाले के लिए मोटिवेशन का बायस बने। आपको पता है कि यार वो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके लिए मुश्किल है 4 GPA स्कोर करना, अरे पैसे लग रहे हैं उसको ये बोलने में कि यार कोई नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, चौका आ जाएगा, सही कह रहे हैं, GPA अच्छी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाओगे। आपका एक जुमला सामने वाले की हेल्प का बायस बनता है। जैसे आपने वेलफेयर सेंटर्स के बाहर लिखा हुआ है ना, आपका दिया हुआ 1 रुपया या आपके दिए हुए 10 रुपये किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं या किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके अल्फाज सामने वाले की दीन दुनिया सब बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की। आखिर में नाजरीन को भी एक पैगाम देता हूँ कि नाजरीन, वो एक किसी ने जुमला कहा था ना बहुत प्यारा सा, कि अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, बिल्कुल अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, ये दिल चीर भी देते हैं, ये दिल जीत भी लेते हैं। तो अल्फाज को ज़रा बेहतर करें और मोहब्बत के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ लोगों के साथ गुफ्तगू करें। यही पैगाम हमारे गेस्ट ने भी आज दिया। हमारे गेस्ट को भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे एक अगली वीडियो में अपनेपन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।